हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, देन हम लोग उसके प्रिंसिपल को समझेंगे स्टूडेंट। ओके, सो अगर बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइजेज एंड सिंथेसाइजेज वर्क फ्लोज। यानी कि क्या कहा जा रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है। ये क्या है, एक थ्योरी है दैट एनालाइजेज एंड सिंथेसाइजेज वर्क फ्लोज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडस्ट्री का जो वर्क फ्लो होता है, जो कार्य प्रणाली होता है, उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, यानी उसका विश्लेषण करता है, उसका संश्लेषण करता है। आ गई बात समझ में। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज इंप्रूविंग इकोनॉमिक इफिशियंसी, यानी आर्थिक क्षमता, आर्थिक दक्षता को क्या करना, इंप्रूव करना। ठीक है, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी, और खास तौर पे किसे, श्रमिक उत्पादकता को, यानी श्रम उत्पादकता जो है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंप्रूव करना। हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेज में, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका एडवांटेज क्या है, एक इसका कि या इसका एक प्रिंसिपल है, हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसको मास प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, लेबर प्रोडक्टिविटी, श्रम उत्पादकता को इंप्रूव करना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइंस टू द इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस टू मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था स्टूडेंट, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स था, यानी कि शुरुआती प्रयासों में से एक था कि जो आपने मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा अभी तक आपने पढ़ा मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस है स्टूडेंट, उसमें साइंस का इस्तेमाल, उसमें साइंस के एप्लीकेशन का इस्तेमाल, वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स जो कि आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट था, यहां से शुरुआत हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज समटाइम्स नॉन एज टेलरिज्म आफ्टर इट्स फाउंडर। अब ये देखिए, एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, जहां से एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि टेलरिज्म किस मैनेजमेंट को, या टेलरिज्म किस थ्योरी को कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को, साथ में कई और ऑप्शंस आपको दिए होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो डेवलप्ड किया गया था वो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के द्वारा किया गया था, इसीलिए फाउंडर के कारण, क्योंकि फाउंडर एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब है, तो टेलरिज्म भी इसे कहा जाता है। आ गई बात समझ में स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलर began the theories development in the United States during the 1880s and 90s within manufacturing industries, especially steel। अब देखिए, इस पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, इस पॉइंट्स में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं। सबसे पहला बात क्या कहा जा रहा है कि टेलर ने इस डेवलपमेंट, यानी कि इस थ्योरी के डेवलपमेंट को स्टार्ट किया कहां पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ये देखिए, एक और आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग द 1880s एंड 90s, यानी कि 1880 और 90 के दशक में टेलर साहब ने मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्योरी को क्या किया, डेवलप किया। कहां पे, विद इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थे, हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, तो खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और उसमें भी खास तौर पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो यहां से आपसे 3-4 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। पहले की थ्योरी डेवलप कब हुआ था, तो 1880 और 90 के दशक में। कहां पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स में। किस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली स्टील। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स पीक ऑफ इन्फ्लुएंस। ध्यान दीजिए, यहां पे कैम इन द 1910s, यानी एक तरह से इसका जो प्रभाव था साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंडस्ट्री के ऊपर, वो एक तरह से चरम पे आया 1910 के दशक में। यानी इसको कहते हैं ना, एकदम पीक ऑफ इन्फ्लुएंस पे, एकदम चोटी पे है इसका प्रभाव, वो आया 1910 के दशक में। जो है एक तरह से बोला जाए तो सारे इंडस्ट्रीज में साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टेलर डाइड इन 1915। एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब का निधन हो गया 1915 में। एंड बाय द 1920s, यानी कि 1920 के दशक के बाद से साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज स्टिल इन्फ्लुएंशियल बट हैड एंटर्ड इनटू कंपटीशन एंड सिंक्रेटिज्म विथ अपोजिंग और कंप्लीमेंटरिंग आइडियाज। यानी कि कहा जा रहा है कि टेलर साहब तो चले गए 1915 में,
तो 1920 तक लगभग ये बना रहा प्रभावशाली, लेकिन 1920 के बाद क्या हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रभावशाली बना रहा इंडस्ट्री में, लेकिन ये एंटर कर गया कंपटीशन में, यानी कि और भी डिफरेंट सारे मैनेजमेंट, डिफरेंट थॉट्स ऑफ प्रोसेस आने लगे लोगों के पास। क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक प्रिंसिपल जब बनता है, तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, तो क्या होता है फिर उसके धीरे धीरे जब वो डेवलप होता है तो और भी साथ साथ कई सारे नए प्रिंसिपल आ जाते हैं। कोई ऐसे प्रिंसिपल भी होते हैं जो कि अपोज्ड करते हैं पहले वाले प्रिंसिपल को, यानी कि क्या, जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो कोई एक प्रिंसिपल है, जैसा कि हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे, और बाद में जाके पता चलता है वो प्रिंसिपल हमने जो पढ़ा वो गलत है, प्रैक्टिकल उसका कुछ है ही नहीं। तो ठीक ऐसे ही होता है, यानी कि क्या, कि जब किसी ने एक प्रिंसिपल दिया, जब वो डेवलप हो रहा है तो उसके साथ साथ कई और सारे प्रिंसिपल भी निकल के आते हैं। कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो उसके आइडियाज का, उसके थॉट्स का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। तो अब जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो कंपटीशन में एंटर कर गया, प्रतिस्पर्धा में, एंड सिंक्रेटिज्म विथ अपोजिंग और कंप्लीमेंटरी आइडियाज। और जो कंप्लीमेंट्री आइडियाज यानी कि जो एक तरह से पूरक विचारधारा या उसके विरोध में जो विचारधारा थे उसके साथ उसे समन्वय करना पड़ा, सिंक्रेटिज्म एक तरह से करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ऑल्दो साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ डिस्टिंक्ट थ्योरी और स्कूल ऑफ थॉट was obsolete by the 1930s, most of its themes are still important parts of industrial engineering and management today। कहा जा रहा है कि एक तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्दो अब क्या हो चुका है, एक डिस्टिंक्ट थ्योरी, एक विशिष्ट सिद्धांत के रूप में या एक विचारधारा के रूप में 1930 के बाद से ये खत्म हो गया, एक तरह से बोले तो इसका प्रभाव खत्म हो गया। बट most of its themes are still important parts of industrial engineering and management today। इसके अधिकतर जो विषय हैं, इसके अधिकतर जो पॉइंट्स है, थीम्स हैं, वो आज भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आज भी मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आखिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं क्या क्या, तो ध्यान दीजिए, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, सिंथेसिस, लॉजिक, रेशनलिटी, एम्पिरिसिज्म हो गया, एक तरह से अनुभववाद जो होता है। नेक्स्ट हो गया आपका वर्क इथिक, कार्य नीति, इफिशियंसी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्डाइजेशन करना, डिसडेन फॉर ट्रेडिशन प्रिजर्व्ड मेयरली फॉर इट्स ऑन सेक, यानी कि देखिए कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री में कोई ट्रेडिशन हो सकता है, या कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सभ्यता में, समाज में ऐसा ट्रेडिशन होता है जो कि डिसडेन यानी कि अभी तक जीवित बना हुआ है सिर्फ अपने फायदे के लिए, यानी उससे लोगों का, एम्प्लॉय का कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो उसको एक तरह से हटा देना, उसको खत्म कर देना, डिसडेन कर देना। ठीक है, और टू प्रोटेक्ट द सोशल स्टेटस ऑफ पार्टिकुलर वर्कर्स विथ पार्टिकुलर स्किल सेट्स, यानी कि कोई ऐसे वर्कर्स हो सकते हैं जिनके पास एक पार्टिकुलर स्किल सेट्स है, उनके पास एक विशेष क्षमता है, कौशल क्षमता है, तो उनके सोशल स्टेटस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इनटू मास प्रोडक्शन, यस, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसको मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना। एंड नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन वर्कर्स एंड फ्रॉम वर्कर्स इनटू टूल्स, प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे जो है स्टूडेंट अभी भी इतने सारे थीम्स और भी बहुत सारे हैं जो कि मैनेजमेंट में आज भी यूज होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि जो टेलर साहब का मेन ऑब्जर्वेशन था जब इन्होंने थ्योरी को डेवलप किया, तो आखिर इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया वो समझते हैं। सो टेलर्स मेन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो थ्रू आउट हिज लाइफ कैरियर, अपने पूरे जीवन काल में टेलर हैड ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज excessive inefficiency in the management and functioning of industrial enterprises। अपने पूरे जीवन काल में टेलर साहब ने ये ऑब्जर्व किया, ये पाया कि जो मैनेजमेंट है, यानी जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, और जो काम काज हो रहा है उसके बीच में, यानी कि उसमें काफी ज्यादा एक्सेसिव इनएफिशिएंसी है, काफी ज्यादा अक्षमता है। समझ रहे हैं बातों को? इन फैक्ट the primary blame for the inefficient functioning of industrial enterprises was put by Taylor on management।
इनफैक्ट जो प्राइमरी ब्लेम यानी कि जो एक तरह से दोष लगाया टेलर ने, प्राइमरी ब्लेम वो लगाया मैनेजमेंट के ऊपर फॉर द इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। जो इंडस्ट्री में इनएफिशिएंट फंक्शनिंग हो रहा था, अच्छे तरीके से कामकाज नहीं हो पा रहा था, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अकुशल कामकाज हो रहा था, उसके लिए दोष टेलर साहब ने दिया मैनेजमेंट को, किसके लिए? मैनेजमेंट उत्तरदायी है। ठीक है, फोर इट वाज मैनेजमेंट, उनके लिए यह मैनेजमेंट था who did not know what constituted a fair day task and also the best way of doing the same। यानी कि टेलर साहब ने कहा कि यह मैनेजमेंट था जिसे यह नहीं पता है कि एक फेयर डे टास्क क्या होना चाहिए। फेयर डे बोले तो जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्किंग आवर होता है ना, जैसे 8 आवर्स हो सकता है, 10 आवर हो सकता है किसी, तो वो पूरा 10 आवर एक फेयर डे हुआ। तो वो फेयर डे में क्या टास्क करवाना चाहिए एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द सेम, और उसको करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए, ये मैनेजमेंट को ही नहीं पता था, ये टेलर साहब का कहना था। Therefore, he came out with his new concept of management called scientific management, और इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट का इजाद किया, नया कॉन्सेप्ट लेकर आए वो, जिसे बोला गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? इन्वॉल्व्स करता है साइंटिफिक एप्लीकेशन को मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, जिससे हमें क्या होगा स्टूडेंट, समझने में और आसानी हो जाएगी। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? बस एक लाइन में कोई भी पूछे अगर आपसे तो बोलना क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में साइंटिफिक अप्रोच के एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है। आगे बात समझ में? फिर से मैं बताता हूं, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन मेकिंग का काम करता है, अभी तक पढ़ चुके हैं थ्रू आउट हम इस कोर्स में। तो डिसीजन मेकिंग के काम में अब क्या करना? साइंटिफिक अप्रोच का यूज करना, वही क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें क्या क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, किसके डेटा को? एम्प्लॉइज के डेटा को। एनालिसिस ऑफ डेटा, उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है उसे। एंड बेसिंग द डिसीजन ऑन द आउटकम ऑफ द एनालिसिस, और डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है जो एनालिसिस करके जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कि अंधेरे में तीर मार रहे, ऐसा काम नहीं करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के आने से क्या हो गया कि साइंटिफिक अप्रोच का यूज किया जाने लगा, डेटा को कलेक्ट करना, देन एनालाइज करना, और उस एनालिसिस के बेसिस पे क्या करना? डिसीजन मेकिंग का काम करना। एंड डिस्कार्डिंग एट द सेम टाइम, साथ साथ में क्या किया जा रहा था? कुछ प्रोसेसेस को हटाया भी जा रहा था जो पहले से इंडस्ट्रीज में चलते आ रही थी, जैसे जितने भी अनसाइंटिफिक अप्रोच थे, लाइक रूल ऑफ थंब, कुछ रूल ऑफ थंब बना दिया गया कि ये आपको मानना ही मानना है, उस तरह की चीजों को हटा दिया गया। हिट और मिस मेथड, यानी कि एक तरह से बोले ना कि अंधेरे में तीर चलाना, अगर आप चलाइएगा तो या तो हिट करेगा निशाना पे या तो वो मिस हो जाएगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। ट्रायल एंड एरर अप्रोच, यानी कि जितने भी अनसाइंटिफिक अप्रोचेस थे सारे को डिस्कार्ड कर दिया गया, उसके जगह पे साइंटिफिक अप्रोच के एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करने के लिए। तो आगे बात स्टूडेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ अब हम लोग बेसिकली प्रिंसिपल को समझते हैं कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या था। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलो। जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे स्टूडेंट उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नोट रूल ऑफ थंब, यानी कि क्या बोला गया टेलर साहब के द्वारा कि आपको साइंस को मानना है, रूल ऑफ थंब को नहीं मारना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक हार्ड एंड फास्ट नियम बना दिया है, रूल ऑफ थंब बना दिया जिसे मानना ही मानना है, नहीं, आपको साइंस को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन मेकिंग का काम करना है। सेकंड उन्होंने कहा हार्मोनी नोट डिस्कार्ड, यानी कि कलह नहीं, सद्भाव होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कोर्ड मतलब एक तरह से कलह होता है, और हार्मोनी का मतलब हो गया आपसी सद्भाव, भाईचारा। ठीक है। थर्ड उनका जो प्रिंसिपल था वो था कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि हम अलग है। एक तरह से हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाते हैं फाइनल ईयर में, तो हम लोग कहते हैं कि कोऑपरेशन, यानी टीम में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने की, समन्वय की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए।
तो वो होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उनका प्रिंसिपल था मैक्सिमम प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। यस, जैसा हमने आपको बताया था पहले कि जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव करना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन के जगह पे, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि इतना ही प्रोडक्शन, नहीं, जितना मैक्सिमम हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना हमें करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहा गया कि डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू ग्रेटेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी, यानी कि किसी व्यक्ति का उसके एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटी है ना, उसके अनुसार उसको क्या करना, डेवलप करना, उसका विकास करना। यानी किसी व्यक्ति का जो उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज है, जहां तक वो चीजों को सीख सकता है वहां तक उसे डेवलप करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सके अपना बेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बोला गया अ मोर इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या करे, डिसीजन मेकिंग का काम करे, और वर्कर्स क्या करे, उसे एग्जीक्यूट करे जो भी डिसीजन बनाया गया है। सबसे लास्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की तरफ मेंटल रिवॉल्यूशन। अब ये कहां से आया मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी मानसिक स्थिति में एक तरह से चेंज करना, रिवॉल्यूशन लाना। क्यों? क्योंकि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज नहीं हो रहा था तो उसके पहले दूसरी चीजें थी, एक तरह से अनसाइंटिफिक अप्रोचेज का यूज किया जा रहा था, लेकिन जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो वहां पे एक तरह से मेंटल रिवॉल्यूशन की नीड आ गई स्टूडेंट। तो ये आपके टोटल प्रिंसिपल्स थे स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि साइंस नोट, रूल ऑफ थंब क्या होता है, हार्मोनी नोट, डिस्कार्ड, थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में पढ़ लेंगे स्टूडेंट। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो आए स्टूडेंट तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।